जय हिंद साथियों। अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम टेस्ट क्रमांक 19 जो कि डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 2019 का टेस्ट क्रमांक 19 केमिस्ट्री एवं फिजिक्स विषय का हमने लिया था, इसका विस्तृत विश्लेषण देखने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप अपनी एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा को अच्छे से देना चाहते हैं और तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो 5 सितंबर से शुरू होने वाली हमारी इस मेंस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 35 टेस्टों की विस्तृत श्रृंखला और उनके मॉडल उत्तर को प्राप्त करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमने इतिहास विषय के 1000 प्रश्नों के 3 अंकों का प्रश्न संयोजन तैयार किया है। इसे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से संपर्क करके कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए 3 मार्कर प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। हमारा पहला प्रश्न था एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, यहाँ हम 3 मार्कर में उसे लिखेंगे। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एसिटिलीन का निर्माण विल्सन, एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। एसिटिलीन का IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम है एथाइन। इसको एसिटिलीन को IUPAC नाम में बोला जाता है। रासायनिक सूत्र की बात करें तो C2H2 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका आकार आणविक रूप से रेखीय होता है, CH बॉन्ड करके। साथ ही भौतिक गुणों की यदि बात करें तो एसिटिलीन एक रंगहीन एवं लहसुन के गंध जैसा गंध देने वाला पदार्थ है। तो इस तरह से आप इसे एसिटिलीन को लिख सकते थे। आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 3 मार्कर में लिखना था। तो हाइड्रोजन एक गैस है जिसकी अवस्थिति आवर्त सारणी में प्रथम सदस्य के रूप में की जाती है। इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी और नामकरण लेवोजियर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक भी हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम आदि आप लिख सकते हैं। साथ ही +1 ऑक्सीकरण इसकी अवस्था है। इसके उपयोग अपचायक के रूप में, धातु निष्कर्षण के रूप में एवं वानस्पतिक घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप हाइड्रोजन को भी लिख सकते थे। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या था, 3 मार्कर प्रश्न था क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हमें लिखना था 3 मार्कर में। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, मिश्रण को मिश्रण से उन अवयवों को पृथक करने की तकनीक है जिनकी अधिशोषण क्षमता विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होती है। यह क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटो प्लस ग्राफी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमेटोग्राफी की खोज एम स्वेट के द्वारा की गई थी। क्रोमेटोग्राफी 2 प्रकार की होती है। पहली अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी जो कि अस्थिर प्रावस्था में संपन्न की जाती है। साथ ही दूसरी होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसे स्थिर प्रावस्था में की जाती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को बीच में लगा देते हैं और जिन जिन अवयवों को अलग करना होता है उस हिसाब से यह अर्ध पारगम्य झिल्ली इसमें स्थापित की जाती है और एक तरफ उस द्रव्य को भर दिया जाता है तथा दूसरी तरफ हमने जो भी अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई है उसमें से पृथक होने वाले पदार्थ दूसरी तरफ चलकर आ जाते हैं। इस तरह से वह क्रोमेटोग्राफी काम करती है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है, 3 मार्कर में हमें लिखना था। तो आप सभी जानते हैं कि वर्षा के समय सूर्य की विपरीत दिशा में एक चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम का दिखाई देना ही इंद्रधनुष कहलाता है। हालांकि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष। इसका निर्माण के किस कारण होता है कि 2 बार परावर्तन हो और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे होता है, द्वितीय इंद्रधनुष को बनने के लिए आवश्यक है कि सूर्य की जो स्पेक्ट्रम है उसका 2 बार अपवर्तन हो तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तभी द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अलग क्या होता है प्राथमिक और द्वितीय में, प्राथमिक जो होता है उसका सौर स्पेक्ट्रम जो होता है, जो हमें कलर दिखाई देते हैं वह ज़्यादा तीव्र होते हैं और जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है उसका सौर स्पेक्ट्रम थोड़ा सा फीका होता है। यह 2 प्रकार की होती है। इस तरह से आप इन्हें यहाँ पर बता सकते थे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है,
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंब गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक हो सकता है। इसके मात्रक की बात करें तो फैराडे प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। विमीय सूत्र भी आप इसी से निकाल सकते हैं, ml3t-3l-1। इस तरह से आप इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते थे। तो सरल था, इस तरह से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे चलते हैं और देख लेते हैं अब हमारे 6 मार्कर प्रश्नों को। 6 मार्कर प्रश्नों में 3 प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, आपको बताना था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आप हेडिंग डाल के इस तरह से लिख सकते थे पॉइंट में कि अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एंथैल्पी का मान जो रहता है वह अधिक रहता है, अभिकारक की कुल ऊष्मा का मान कम होता है और उत्पादक की कुल ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह ऊष्मा को अवशोषित करके उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उत्पादक कुल ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है वह प्रायः धनात्मक होते हैं। उदाहरण के रूप में आप इसे लिख सकते थे, H2Cl2 गिव्स 2HCl। इसमें की एंथैल्पी को जरूरत हुई है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ऊष्मा इसने सोख ली है, 44 किलो कैलोरी इसने ऊष्मा को सोखा है। इस तरह आप ऊष्माक्षेपी भी लिख सकते थे। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, अब ऊष्माक्षेपी अर्थात इसमें से निकलेगी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, तो एंथैल्पी का मान ऑब्वियसली कम होगा। साथ ही सभी कारक की ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है, अभिकारक जो होते हैं उनकी कुल ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। उत्पाद की ऊष्मा कम होती है, क्यों? क्योंकि इसने पहले ही सोख लिया है ऊष्मा को। ऊष्मा परिवर्तन ऋणात्मक होता है, हमने यहाँ पर लिखा है ऊष्मा कम होती है तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह उदाहरण भी आप दे सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, हमने यहाँ पर लिखा था कि आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी थी। एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न थे, डायनामाइट, आरडीएक्स और टीएनटी। इनको आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिखना था, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। डायनामाइट, इसके आविष्कारकर्ता अल्फ्रेड नोबल हैं, आप सभी जानते हैं, 1866 में इन्हें बनाया था। डायनामाइट का मुख्य अवयव नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है एवं जलरोधी पदार्थ भी है। इसका उपयोग चिकित्सा में, विस्फोटक बनाने में आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। बहुत सारे उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आरडीएक्स की यदि बात करें तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, या फिर इसे कहते हैं रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। दो इसके पूर्ण नाम हैं जो कि जाने जाते हैं। इसके रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो वह होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोएमीन। इस तरह इसका रासायनिक नाम भी आप याद रखें। अणुसूत्र की बात करें तो वो भी आप लिख सकते हैं यदि आपको याद रह जाए, C3H6N6O6। सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरडीएक्स की खोज फ्रेडरिक हेरिंग ने की थी। इसके गुण की बात करें तो यह कठोर क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में अविलेय होता है। यह आरडीएक्स के बारे में लिख सकते थे। साथ ही में आप यहाँ भी लिख सकते थे कि यह भी एक विस्फोटक पदार्थ है, और ऊपर भी लिख सकते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि यह तीनों जो हैं वो विस्फोटक पदार्थ हैं। टीएनटी की बात करें तो टीएनटी का रासायनिक नाम ट्राई नाइट्रोटालुइन है, जो कि इसका फुल फॉर्म भी हम कह सकते हैं। अणुसूत्र C3H6N6O6 दोनों का ही बराबर है। खोज जोसेफ विल्ब्रांड ने की थी। उपयोग की बात करें तो यह विस्फोटक सामग्री बनाने में ही उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप इन तीनों को लिख सकते थे। अगला 6 मार्क का प्रश्न हमने दिया था कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, इनका सिद्धांत बताइए, कार्य प्रणाली एवं उपयोग बताइए। बेसिकली एक प्रश्न में 4 प्रश्न थे, तो सबसे पहले एक एक करके हम इनका उत्तर लिखेंगे। प्रकाशिक तंतु क्या है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को लंबी दूरी तक स्थानांतरित किया जाता है, यह प्रकाशिक तंतु है। साथ ही सिद्धांत की यदि बात करें तो प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो वह प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल में जा रही थी तो विरल माध्यम में प्रवेश ना करके उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अब कार्य प्रणाली की बात करें तो क्या होता है कि जब प्रकाश तंतु एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है, जब प्रकाश जो तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसके एक
सिरे पर छोटे से कोण के साथ आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर गुजरने लगता है, अर्थात उसका फिर परावर्तन पर परावर्तन होने लगता है। तंतु और क्लैडिंग के अंतरापृष्ठ से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती रहती है। तंतु एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसी तीव्रता से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रकाश है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो वह उसी में गमन करता रहेगा और दूसरे सिरे पर उसी तीव्रता के साथ प्राप्त हो जाएगा बिना किसी लॉस की। तो यह इसकी कार्यप्रणाली है। उपयोग की बात करें तो चिकित्सा में प्रकाशीय जांच में जो प्रकाशीय नली की जाती है, एंडोस्कोपी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय सिग्नलों के प्रेषण में, साथ ही में विद्युत सिग्नल का संचार साधनों के आधार पर प्रेषण करने में और ग्रहण करने में भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप प्रकाशित तंतु को लिख सकते थे। आगे चलते हैं 15 मार्कर प्रश्नों की ओर। 15 मार्कर में हम एक 15 मार्कर देते हैं। इसमें हमने पूछा था कि चुंबकत्व क्या होता है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को बताना था, उनके गुण बताने थे थोड़े थोड़े। तो सबसे पहले चुंबकत्व। चुंबकत्व किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है जो पदार्थ की आकर्षण क्षमता को बताता है। यह चुंबकत्व की आकर्षण क्षमता उन पदार्थों को सभी प्रदाताओं से अलग बनाती है जो विज्ञान एवं तकनीकी प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी होते हैं। अतः हम 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थों को देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम जो 3 हमने पूछे थे उनका ही जिक्र करेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते थे, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। इस तरह की सारणी आप अंतर में भी बना सकते हैं और यदि किन्हीं की विशेषताएं पूछी जाएं तब भी आप इस तरह का इनोवेशन कर सकते हैं वहाँ पर। ये पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं। साथ ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय की बात करें तो ये पदार्थ कम शक्तिशाली होते हैं परंतु फिर भी चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाने पर इनकी लंबाई क्षेत्र के समानांतर हो जाती है और प्रतीय चुंबकीय की जो लंबाई होती है वह लंबवत हो जाती है। लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय की तरह ही भांति कार्य करते हैं, इसलिए इनको भी यदि किसी चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटका दिया जाए तो इनकी लंबाई भी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके समानांतर ही यह घूम जाते हैं। इस तरह से लिख सकते थे। साथ ही अनुचुंबकीय पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन कर सकते हैं, क्योंकि चुंबक की ओर ये आकर्षित होते हैं तो कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। अब प्रतिचुंबकीय हैं जो प्रतिकर्षित करते हैं तो यह अधिक से निम्न की ओर जाएंगे, और लौह चुंबकीय ये भी क्या है, निम्न से अधिक की ओर जाएंगे क्योंकि ये भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, प्रतिचुंबकीय की 1 से कम होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान बहुत ज़्यादा ही अधिक होता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। साथ ही अनुचुंबकीय पदार्थों के अन्य भी गुण लिख सकते हैं आप। इन पदार्थों के स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इन पदार्थों को की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है किंतु कम होती है। उदाहरण की बात करें तो मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम आदि अनुचुंबकीय पदार्थों में गिने जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अन्य गुणों की बात करें तो इनके भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। उदाहरण की बात करें तो बिस्मिथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा, वायु जैसे कुछ पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थों में उदाहरण में लिख सकते थे। लौह चुंबकीय के अन्य गुणों की बात करें तो इन पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति धनात्मक होती है और बहुत ज़्यादा अधिक होती है। हमने ऊपर भी देखा था चुंबकशीलता का मान इनका बहुत ज़्यादा अधिक होता है। उदाहरण की बात करें तो लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट आदि को आप इस लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरणों में संलिप्त कर सकते थे। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे। निष्कर्ष लिखना विज्ञान के विषय में ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। साथ ही में आपके सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि हम अपनी सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।